कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स, हेड ऑफिस और फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, और एक है साथ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। टॉप मैनेजमेंट होगी, यहाँ एडमिन के लोग होंगे, फाइनेंस के लोग होंगे, मार्केटिंग के भी चलो हो सकते हैं, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ एसेट्स कौन कौन से होंगे? मेनली बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग लैंड, सब इक्विपमेंट और चलें गाड़ियां। एक और ऑफिस बना हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर है ये, यहां पर भी बिल्डिंग है और फर्नीचर है बस। इनको कहते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स, कि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनका कैश कमाने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। जो फैक्ट्री के अंदर की बिल्डिंग है तो वो भी बिल्डिंग, लेकिन वो प्लांट के साथ मिलके तो कम से कम ऑपरेशंस में शामिल है ना। प्लांट उसके साथ मिलता है तो टीम बन के फैक्ट्री होती है। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग और चीज है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग और चीज है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनको कहते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स। और मिसाल हेड ऑफिस, तो चूंकि ये भी भारत पीपीई है तो इन पे भी IS 36 लगेगा, कॉर्पोरेट एसेट्स पे भी IS 36 लगेगा। अब कॉर्पोरेट एसेट्स के IS 36 की तरफ से दो केसेस हैं। एक को मैं कह देता हूं कि कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड टू CGUs, और एक कह देता हूं मैं कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGUs। इसका मतलब क्या है? केस वन का मतलब यह है कि हेड ऑफिस वाले बने तो इन्हीं के लिए हुए ना, हेड ऑफिस इन्हीं के लिए ना। बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस इन्हीं एक्टिविटीज से कमा रहा है, तो ये इन्हीं के सपोर्ट के लिए है। फाइनेंस वालों ने इन्हीं को ही सपोर्ट करना है, मार्केटिंग वालों ने इन्हीं के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है, मैनेजमेंट वाले इन्हीं से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं बैठ के। तो कॉर्पोरेट एसेट्स का किसी ना किसी तरह इनसे कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बन सकता है, हो सकता है। अब जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है सिर्फ फैक्ट्री सी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल फैक्ट्री है, इसमें जो भी सब ऑपरेशन है बहुत हाईली टेक्निकल है, बहुत कंटिन्यूसली चेंजिंग किस्म की इसमें टेक्नोलॉजी है। तो हो सकता है ये वाला सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया गया हो, तो इसके बिल्डिंग फर्नीचर चूंकि इसी के लिए ही मेनली काम कर रहे हैं, तो इनको भी हम जबरदस्ती इस CGU का पार्ट बना सकते हैं। कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड टू CGUs। हेड ऑफिस इन सब को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि कोई रेशो बन सकती हो कि 50% इसके लिए मेहनत होती है सारी, 30 इसके लिए होती है, 20 इसके लिए होती है। तो इन एसेट्स को भी 50, 30, 20 करके बांटा जा सकता है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इनके लिए भी IS 36 लग सके। तो कॉर्पोरेट एसेट्स वो हैं जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, फैक्ट्री से हटके हैं जैसे हेड ऑफिस, और इनके अंदर भी PPE हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो इनके ऊपर भी IS 36 लगाना है। अब उसके लिए दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि क्या किसी तरह रीजनेबल इन CGUs में जबरदस्ती इनको फिट किया जा सकता है। ये क्योंकि सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा था तो ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ये सबको सपोर्ट कर रहा था तो इस सबको बांट देते हैं। तो अगर तो बांटा जा सकता है तो फिर इनको बांट लेंगे, और अब ये CGU फल फूल के थोड़े बड़े हो जाएंगे। अब इन CGU की वैसे ही इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो जाएगी जैसे कल से अब तक करते आए हैं। अगर कॉर्पोरेट एसेट्स किसी भी रीजनेबल तरीके से इनको बांटे जा सकते हैं तो इन CGUs में बांटेंगे। यानी फैक्ट्री ए की अपनी बिल्डिंग थी 200 मिलियन, और इसका 50% बांटने से वो 200 से 250 हो गई। अब ये सवाल वैसे ही हो गया जैसे कल से अब तक कर रहे थे। तो अगर कॉर्पोरेट एसेट्स बांटे जा सकते हैं तो उनको बांट लेंगे, और बांटने के बाद अब जो CGUs की शक्ल बनेगी उस CGU की शक्ल के लिए बिल्कुल वही होगा जो पिछले 4 सवालों से हम कर रहे हैं। ये है केस वन। बांटना कैसे है? IAS ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी भी रीजनेबल तरीके से बांट दें। हाँ, IAS की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है जिसमें इन्होंने, IAS की ओरिजिनल एग्जांपल है, इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांटा हुआ, इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांटा हुआ है। इनको इनमें इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांटा हुआ है। और इसका रैशनल ये हो सकता है कि जो फैक्ट्री जितनी ज्यादा बड़े एसेट्स वाली होगी
तो उसी के लिए ज्यादा ध्यान मैनेजमेंट का होता होगा। तो इसलिए इन सब को इनमें बांटने का कोई भी रीजनेबल तरीका हो सकता है। आईएस में नहीं लिखा कि इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांटे, लेकिन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आई36 की इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांटा हुआ है, तो हम उसी को ही असूल समझ लेते हैं। असूल ये नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल में है इसलिए असूल बना लेते हैं। अदरवाइज हो सकता है सवाल वाला खुद से कोई बेसिस बता दे, हो सकता है सवाल वाला कह दे कि इसको 50% यहां, 30 यहां, 20 वहां बांट दें, तो फिर जो कहा है वैसे करना पड़ेगा। तो केस 1 क्या हुआ, कॉर्पोरेट एसेट समझ आई बात। तो केस 1 ये हुआ कि इनको इन सीजीयूज में फिट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, तो क्या करें हम, बांट लेंगे। और अब ये नॉर्मल वो सवाल बन जाएगा जो अब तक कर रहे थे। केस 2 बाद में, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पे आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ ले, मैं करता हूं। जी अच्छा, इसमें कॉर्पोरेट एसेट्स कौन कौन से हैं? व्हीकल, हेड ऑफिस, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। और इनका कहीं स्पेसिफिकली किसी सीजीओ से रिश्ता बताया? जैसे मैं समझाते हुए यहां कह रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर का सिर्फ इससे ताल्लुक है। तो और रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? जी, केस 1 केस 2 जाहिर अभी करा लूं केस 1 ही होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड। तो सीजीयू की 3 सीजीयूज हैं और उन तीनों सीजीयूज के लिए आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बताई हुई है? तो फिर उसके बगैर कैसे काम चलेगा? वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू यूज अगर है तो बस सही है। और वैल्यू यूज निकालने के लिए आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं डॉलर में, तो फ्री कैश फ्लो थी। फ्यूचर कैश फ्लोज पढ़ाते हुए बताया था कि अगर फॉरेन करेंसी में हो तो पहले उनकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे और डिस्काउंटिंग करने के बाद फिर करंट स्पॉट रेट पे उनको रुपये में ट्रांसफर करेंगे। ये पढ़ाया था किसी दौर में, जब आपको मैं कैश फ्लोज पढ़ा रहा था, भूल भाल गए। मैंने आपको ना जब इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू यूज पढ़ाई थी, चले देख ही लें, ये बात की हुई है पेज नंबर 4 पे, चैप्टर में पेज 4, चैप्टर में पेज 4 पॉइंट नंबर 7। हाँ जी, चलें सवाल पे वापस। तो हम निकाल लेते हैं पहले डॉलर कैश फ्लोज की पीवी, और उसके बाद किस रेट पे हम ट्रांसलेट कर लेंगे? 150, 155, 160, 160, क्योंकि हम बेयरमेंट टेस्टिंग कब कर रहे हैं?
30 जून 20 पे। कितनी लाइव्स बाकी हैं? एक की 5 है, एक की 10 है और एक की 4 है, और आपको बताए हुए हैं नेट एनुअल कैश फ्लोज। तो इन पे एन्युटी डिस्काउंटिंग लगा लेते हैं। अच्छा, एक सवाल में कहा है कैलकुलेट। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट हो ना, एक एग्जाम प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है या तो एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स या जर्नल एंट्रीज या आईएस 12 में नोट टेस्ट होता है, बाकी नहीं, आईएस 12 में नोट टेस्ट होता है। तो अगर तो इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड है, एंट्रीज एक्सट्रैक्ट्स नोट, तो तमीज ये है कि सोल्यूशन शुरू यहां से होना चाहिए, बाकी वर्किंग्स। और अगर इसी तरह कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वहां से शुरू होगा सोल्यूशन, वर्किंग्स उसके बाद, और वो रफ वर्किंग नहीं है, सोल्यूशन का हिस्सा है। और अगर कुछ वैसे ही कंप्यूट करने को कहा है तो फिर कोई फॉर्मेट नहीं है, बस फ्लो में चलते जाएं। हाँ, जो कर रहे हैं उसकी हेडिंग डाल देंगे कर क्या रहे हैं। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस और रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालनी है, तो बस फ्लो में चलते हैं, वर्किंग्स कहने की बजाय बस फ्लो में चलते हैं। तो वैल्यू यूज निकाल लेते हैं, हेडिंग जरूर डाल देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, सीजीयू क्या है 1। तो सीजीयू 1 के लिए एनुअल कैश फ्लो है चूंकि, तो पीवी बन जाएगी, कितना है एनुअल है जी 1200, 1 माइनस डिस्काउंट रेट जी, पावर जिंदगी कितनी है 5, सही नहीं है फिगर? नेट एनुअल कैश फ्लो 2.2 जी, कितना 9.3, लेकिन हमें तो चाहिए रुपीज में, तो वैल्यू इन यूज 7.93 को किस रेट पे मल्टीप्लाई कर लें 160 1269। यही सलूक सीजीयू 2 और सीजीयू 3 के साथ भी कर लेते हैं। सीजीयू 2 से कितना आएगा 2.80, 1 माइनस 1.12 पावर -10, और वैल्यू यूज रुपीज में तो 15.8 पे 160 जी 2531, और सीजीयू 3 जी 0.8, 1 माइनस 1.12 पावर -4, 2.443, और इसको रुपीज में लाएं 2.43 इंटू 160 389। ये आ गई तीनों की वैल्यू इन यूज। हाँ जी, वैल्यू यूज तक ओके। अच्छा, अब हमने सीजीयूज की वैल्यू यूज को रिकवरेबल कह दिया, तो कैरिंग अमाउंट चाहिए, और कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड। और कोई रेशो बताइए सवाल में, किस रेशो में बांटना है जी? नहीं, तो इसके लिए फिर हम लोग रेशो लेते हैं इनकी कैरिंग अमाउंट, और इसका रेशनल ये है कि जितने ज्यादा वैल्यू वाले एसेट्स होंगे तो ध्यान उतना ही ज्यादा उनकी तरफ होगा, तो इसलिए कैरिंग अमाउंट्स की रेशो में बांट देते हैं। सीजीयू 1, सीजीयू 2, सीजीयू 3, इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी जी 1200, 2500, 300। हेड ऑफिस इन में से
ज्यादा सपोर्ट इसको कर रहा होगा क्योंकि महंगाई ज्यादा है। लेकिन इसमें एक और चीज को भी कंसिडर करना चाहिए, वो ये है, किसको, इन सब की आपको यूजफुल लाइफ भी दी हुई है। कितनी है लाइफ इनकी? इसकी 5 4। हेड ऑफिस तो देखें रहना है जब तक बिजनेस का दम है, हेड ऑफिस तो रहेगा। अगर इन दोनों की कैरिंग अमाउंट बराबर होती, इन दोनों की कैरिंग अमाउंट, चलो इसकी बात करते हैं, तो अगर दोनों की कैरिंग अमाउंट बराबर होती तो हेड ऑफिस दोनों को बराबर ध्यान दे रहा होता, तो हेड ऑफिस के एसेट्स दोनों में बराबर बांट लेते। लेकिन ये इससे आधी जिंदगी जिएगा, ये 10 साल जिंदा रहेगा, वो 5 साल जिंदा रहेगा। तो बेशक अमाउंट दोनों की बराबर होती, लेकिन हेड ऑफिस इस पे इवेंचुअली ज्यादा देर ध्यान देगा। तो हमें अमाउंट को भी वेटेज देनी चाहिए, पीरियड को भी वेटेज देनी चाहिए। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट दोनों की बराबर होती तो दोनों को बराबर बांट देते ना, कि हेड ऑफिस दोनों पे बराबर ध्यान देगा, लेकिन उस पे इसका ध्यान 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, इस पे चलता रहेगा। तो पीरियड का भी वेट होना चाहिए। तो इसके लिए फिर इनका मिक्सचर बना लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 6,000 25,000। अच्छा, ये 6,000 और 25,000 और 1,200 ये क्या है, रुपीज हैं कि ईयर्स हैं कि? बस कुछ भी नहीं है, बस ये रेशो निकालनी थी। मकसद सिर्फ ये था कि कैरिंग अमाउंट का भी वेटेज आ जाए और पीरियड का भी वेटेज आ जाए। तो इसलिए इन दोनों का वेटेज लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्या बना? 30 to 200। अब हमने इन कॉर्पोरेट एसेट्स को इन सीजीयूज में इस रेशो में बांटना है। हेड ऑफिस में है क्या क्या? बिल्डिंग, इक्विपमेंट और व्हीकल्स। इस 300 को CG 1 2 3 में किस रेशो में बांटना है? इसमें। तो 300 इंटू 6,000 डिवाइड बाय 32,200 कितना? 56 2 33 11। 300 को बांट दिया। 150 को इस रेशो में बांटना है। पूरा हो रहा है? वो 150 भी तो बने ना। ये हो गया पूरा 300, ठीक। 50 56 233 11 300 हो गया ना। ये क्या कर रहा हूं मैं? इनको एलोकेट कर रहा हूं इस रेशो में 100। ये हमने कॉर्पोरेट एसेट्स को सीजीयूज में बांटा है। ये लाल लाल वाली फिगर समझ नहीं आई तो बताएं। कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड, तो फिर एलोकेट करने के लिए कोई रेशो चाहिए। रेशो दी होती तो उस रेशो में बांट देते, नहीं दी हुई तो हमें इन सीजीयूज की कैरिंग अमाउंट भी और लाइव्स भी, इन दोनों को वेट लेना पड़ेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया ये रेशो है। तो वो तो कैरिंग अमाउंट भी ना करें, डिवाइड बाय 3 कर दें। तो फिर ये रहने देते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए आईएएस में लिखा हुआ है, आईएएस ने कहा है कि रीजनेबल। अब रीजनेबल के लिए आईएएस ने ही एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दी और उसमें दोनों को यूज किया, तो फिर आईएएस ही एग्जांपल बना लेना, तो हमने तो उसको लिफ्ट करानी है। फिर अब ये बिल्डिंग, अभी इस सवाल में तो मैंने आपको सीजीयू का बस टोटल 1200 बताया है। इस सवाल को तो सॉल्व कर लूंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये 1200 कैसे बना होगा? बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, ये 300 उस बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। ये 150 उसके इक्विपमेंट, 150 नहीं सॉरी, ये 56 उसकी बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। ये 28 उसकी इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा। तो हमने कॉर्पोरेट एसेट्स को
जब बांट लिया तो इसका मतलब है अब इनका सवाल जैसे पहले कर रहे थे नॉर्मली वैसे सॉल्व होगा और ये पोर्शन उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस में जाके शामिल हो जाएगा। तो अभी बोर्ड पे जितना किया उस पर कोई सवाल इतराज? यहां तक नोटेड मिटा दूं? देखें, सवाल की आसानी के लिए, वरना बहुत बड़ा सवाल हो जाता, सवाल की आसानी के लिए हम इन 1200 का ब्रेकअप, असल में वो सब एसेट्स होते, उन सब की लाइव्स होती, तो फिर ये जो मैंने 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है वो 25 टुकड़ों में बन जाते हैं। इंशाल्लाह नहीं। हाँ भाई, नोटेड। रेहान स्क्रॉल। अब हमने तीनों सीजीयूज का लॉस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट होगा तो उसके बाद वो बटेगा। अब क्या हुआ, ये तीनों कॉर्पोरेट एसेट्स इन सीजीयूज का हिस्सा बन चुके हुए, तो इस पे हम अदर एसेट्स यानी जो सीजीयू के अपने वैसे थे जिनकी डिटेल हमें नहीं पता, तो वो हैं 1200, 2500, 300। और अब जो बांट दिए हुए हैं, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और व्हीकल्स, तो ये हो गया 56, 233 और 11, 28, 116, 6, 18, 78, 4। जीरो 2 2 3 2 1। ये हो गई कैरिंग अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट हम वो निकाल चुके हुए हैं जो कि वैल्यू इन यूज ही थी, तो 1269 और 2531 और 389। तो तीसरे पे नहीं है, बाकी दोनों पे है। 33 और अब ये लॉस इनमें इस रेशो में बटेगा, ये इनमें इस रेशो में बटेगा, और इधर है ही नहीं। लॉस कैलकुलेट हो गया, अब इस लॉस को बांट लेते हैं। तो सवाल का फ्लो ये चल रहा है कि पहले वैल्यू यूज निकाली, कॉर्पोरेट एसेट्स को बांटा, अब कैरिंग अमाउंट निकाली और लॉस कैलकुलेट किया। और अब आप समझें हमारे पास दो सवाल हैं जो अब तक सवाल करे थे, तो ये दो हो गए।
इसको इनमें बांटना है, इसको इनमें बांटना है। Other assets, building, equipment और vehicles। इस 33 को बांट दे। 13 30 ये कितना आप बताएं। और CGU2 अदर बिल्डिंग इक्विपमेंट और व्हीकल्स 2500 233 116 78 2927 और लॉस बांटना है इसको 396 33 और अब ये सारी मेहनत करने के बाद फाइनली जो रिक्वायर्ड था, क्या रिक्वायर्ड था? CGU1 के 1200 एसेट्स को 30.4 बांट दिया, CGU2 के 2500 को 338 बढ़ गया और इसको कुछ नहीं बटा, तो ये बच गया 1160 और ये और ये और हेड ऑफिस की बिल्डिंग जो कि 300 थी, इसको 1/1.4 और 1/31.5। इक्विपमेंट जो कि 150 था, उसको 1 लगा 0.7 और 1 लगा 15.8 और व्हीकल्स जो कि 100 थी, उनको 1 लगा है 0.5 और 1 लगा है 10.5। 2 ये रिवाइज करेगा अमाउंट्स।
सर अगर हेड ऑफिस के कैश फ्लोज अवेलेबल हो तो क्या वो भी एलोकेट करेंगे? हेड ऑफिस के कैश फ्लोज अवेलेबल हो सवाल में दिए गए हेड ऑफिस के कैश फ्लोज दिए हुए हों, इस पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको भी पॉइंट पढ़ाता हूँ तो जवाब देता हूँ उसका। हाँ जी, अच्छा एक पास्ट पेपर के सवाल पे आए, उसका एक पार्ट अभी करता हूँ, एक पार्ट कल कराऊंगा, यानी केस 2 कल कराऊंगा। पास्ट पेपर वाले पोर्शन में क्वेश्चन 3, दिसंबर 19, दिसंबर 19 कोरोना लिमिटेड। पास्ट पेपर वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 19 अटेम्प्ट का पढ़ लें। इसका रिक्वायरमेंट 1 कर रहा हूँ, बस रिक्वायरमेंट 2 कल करूंगा। A1 करूंगा बस, B क्या करना है कल करके, A1 अभी करूंगा, A2 कल करूंगा। हाँ जी, रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू एंड कॉर्पोरेट एसेट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग लॉस। ये जो भी किया अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पॉइंट नंबर 1 केस 1 है और पॉइंट नंबर 2 केस 2 है, और केस 1 बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है, लेकिन इसमें सिर्फ अब चूंकि 2 अलग अलग हेड ऑफिस और पीडीसी के बारे में कह दिया कि ये कराची, और तो इसको कराची लाहौर को बांटना है, और जो हेड ऑफिस है वो तीनों में बांटना है। होमवर्क करेंगे, हैं? पक्का, पक्की बात है। चलिए होमवर्क है, लेकिन इसी को आगे बढ़ाने से करके आना, नहीं करेंगे होमवर्क।
करे करे चले पॉइंट ये होमवर्क करके आना, कल फिर मैं इसी को बढ़ाता हूँ आगे और केस 2 यानी पॉइंट 2 सॉल्व करता हूँ, कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।